नमस्कार। जनपक्ष के स्त्री विमर्श में कोविड-19 के संकट काल में परिवार को संजोने वाले स्त्रियों के मन की अनुभूति को समझने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अनुभूति से जुड़े हुए महिलाओं से एक बार हम फिर रूबरू हो रहे हैं। आज हमारा मुख्य मुद्दा कोविड-19 के इस दौर में अनलॉक 4 का आज सारे लोगों के पास सूचना हम लोग तक पहुंच गई है कि अनलॉक 4 कैसे होगा, क्या होगा, हम उसको समझेंगे। सशक्त स्त्री, सक्षम स्त्री, समर्थ समाज, समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत में स्त्रियों की भूमिका। आज युवा मन के हमारे अभी आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ उसमें एक बहुत बड़ी बात युवाओं के द्वारा, युवतियां हमसे जुड़ी थी, उनके द्वारा ये मालूम चली कि घर के बाहर ही नहीं, हम घर के अंदर भी कई बार असुरक्षा के माहौल को पाते हैं। घर में भी हमारे उत्पीड़न की, शारीरिक और मानसिक शोषण दोनों की गुंजाइश बनी रहती है। लोगों ने ये पीड़ा बताया कि हम लोग को घर में भी ये खबरें पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, मैं ये चाहता हूं कि एक बात जो अनलॉक 4 हुआ है, हम उसके बारे में सारे लोगों को जानकारी दे दें, उसको थोड़ा सा पढ़ के बता दें। अभी 12:57 हो रहा है, 3-4 मिनट में वो बात पूरी हो जाएगी कि सरकार ने, इस समय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने क्या निर्देश जारी किए हैं वो अखबारों में सारे लोगों ने पढ़ा होगा, टीवी पर होगा। हम अपने कार्यक्रम में भी चाहते हैं कि वो बातें हमारे आपके माध्यम से सब तक पहुंचे। और मैं आप तीनों लोगों को बारी बारी से स्क्रीन पर लाता रहूंगा और उस बीच में आपको वो पूरा गृह मंत्रालय का, अमित शाह जी का निर्देश मिलेगा। वो निर्देश जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे आपके पास ये समझने के लिए कि कोविड-19 वो क्या है और इससे परिवार को आवाज जा रही है जी। हम बस आते हैं आपके पास जी। जी जी बिल्कुल। और जो भी साथ में अभी जुड़ना चाहेंगे उनको आप जोड़ लेंगे, वो उसमें कभी भी विमर्श के दौरान जुड़ जाएंगे। जैसा कि हेमा जी से हमारी बात हुई, हम लोग विमर्श को समय अनुसार, एक अनुशासन जरूरी होता है डिबेट का, वो हम चाहेंगे आज से नियमित करना कि हमारी डिबेट जो है समय से ज्यादा न जाए। अब आप और हम सब लोग सुनते हैं कि क्या कहता है भारत सरकार का गृह मंत्रालय, अमित शाह जी का क्या निर्देश है। एमएचए ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की। गृह मंत्रालय ने कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए आज नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर 2020 से लागू होने वाले अनलॉक 4 में गतिविधियों के फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। आज जारी किए गए नए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श पर आधारित है। अनलॉक 4 की खास बातें: 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू करने की इजाजत। 100 लोगों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद और मनोरंजन सभाएं करने की अनुमति। ओपन एयर थिएटर यानी कि सर्कस आदि शुरू होंगे। 21 सितंबर से 12वीं कक्षा के बच्चे चाहे अध्यापक से दिशा निर्देश लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे। मास्टर डिग्री और पीएचडी के छात्र प्रयोगशालाओं में जा सकेंगे। 21 सितंबर से शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क आदि बंद रहेंगे। राज्य सरकारें अपनी तरफ से किसी तरह का लॉकडाउन नहीं घोषित करेंगी। केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होगी।
किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्य से आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। नए दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं। एमएचए के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय द्वारा श्रेणीबद्ध तरीके से 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में MOHUA द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की जाएगी। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों की साथ अनुमति दी जाएगी। हालांकि समिति समारोह को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने के साथ आयोजित किया जा सकता है। सामाजिक गड़बड़ी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने या सैनिटाइजर के लिए प्रावधान। 21 सितंबर 2020 से ओपन थिएटर को खोलने की अनुमति होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापक परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर 2020 तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन अनुमति दी जाएगी और उत्साहित रहेंगे। हालांकि निम्नलिखित अनुमति दी जाएगी कि 21 सितंबर 2020 से प्रभावी होने पर कंटेनर बाहर के क्षेत्रों में, जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHUA जारी किया जाएगा। शासित प्रदेशों में 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण टेली कर सकता है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर केवल कंटेनर जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता, अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालय के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान NIESBUD, भारतीय उद्यमिता संस्थान IIE और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थान में केवल अनुसंधान विद्वानों, PhD और तकनीकी और व्यवसायिक कार्यक्रमों को स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा विभाग DHE द्वारा MHA के परामर्श से स्थिति के आकलन के आधार पर और राज्यों शासित प्रदेशों में COVID-19 के घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी। निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को नियंत्रण क्षेत्र से बाहर अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ओपन एयर थिएटर को छोड़कर और इसी तरह के स्थान। MHA द्वारा अनुमति के अलावा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा 30 सितंबर 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। ट्रांसमिशन जोन की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए MOHFW के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखने के बाद जिला स्तर पर सूक्ष्म स्तर तक कंटेनर जोन की जाने की सीमांकन किया जाएगा। इन रोकथाम क्षेत्रों में सख्त रोकथाम को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। नियंत्रण क्षेत्र के भीतर सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। ये कंटेनर जोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों के संसाधन द्वारा अधिसूचित किए गए और जानकारी भी MOHFW के साथ साझा की जाएगी। राज्यों को कंटेनर जोन के बाहर किसी भी स्थानीय लॉकडाउन को लागू करने के लिए नहीं, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, सरकारों, केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना किसी भी स्थानीय लॉकडाउन राज्य, जिला, उपविभाग, शहर, गांव स्तर को जोन के बाहर नहीं लगाएगी। अंतर राज्य और अंतर राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं। भारत में स्त्रियों की भूमिका आज बन के हमारे अभी देखिए, हम लोगों ने अभी
गृह मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा निर्देशित एक पूरा हमने लॉकडाउन के दौरान अनलॉक 4 का विवरण सुना। ये सभी के पास पहुंचा होगा, हम लोग पहुंचा भी देंगे। जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, स्त्री मन है, आएंगे। और हमारी पहली कड़ी ये होगी, आप अपने सूक्ष्म परिचय के साथ साथ अनलॉक 4 जो हुआ है उसके बारे में आप अपनी राय रखेंगे। यहां मैं एक सिंगल लाइन, एक पंक्ति में बात रख दूं, अब वो समय दोबारा फिर भारत भूमि के हम लोगों के पास आ गया है कि अगर हम अनलॉक 4 का पालन कर ले जाएं तो जैसे उसमें निर्देश दिया गया है अनावश्यक काम और फेस मास्क लगाने का, सारे निर्देशों का पालन कर ले जाएंगे तो अक्टूबर से हमारी जिंदगी सामान्य जिंदगी में तब्दील हो जाएंगी, लोग करने लगेंगे। अगर हम यहाँ पर असावधानी बरतेंगे और इसको हल्के में लेंगे, जैसे हमारे यहाँ तमाम लोगों ने लगातार किया और इसका संक्रमण का सामाजिक दायरा हुआ, तो हम संकट में पड़ेंगे। अब सीधे चलते हैं स्त्री के मन को छूने के लिए, उसकी अनुभूति को समझने के लिए हम आज के अपने सारे प्रतिभागियों के साथ हम शुरुआत करेंगे। आपसे सीधा हम आपके पास आते हैं स्नेहलता सिंह जी। आपने विमर्श में कहा था, सारे मन में आपने मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा था कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं, अनुभूति के लोग और सब लोग, कि ये कोविड-19 का दौर खत्म हो, संकट खत्म हो तो हम लोग एक पार्टी करेंगे। वो समय आ गया है। अनलॉक 4 में जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से अगर लोग चलेंगे तो अक्टूबर से सामान्य जिंदगी हो जाएगी, तो और जो जिसका मन है वो पूरा हो जाएगा। तो अब आप बताइए, अनलॉक 4 के पालन करने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप स्त्रियों को और पूरे परिवार को, समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? यहीं से हम बात की शुरुआत करते हैं। जी, मैं संदेश बस यही देना चाहती हूँ जी, अनलॉक 4 जो चल रहा है अभी तक, अगर सारे भी अनलॉक को फॉलो किया जाता तो हमको नहीं लगता कि इतने ज्यादा बीमार लोग कोरोना मरीज मिलते, अभी कंट्रोल होता। मैं देखती हूँ मार्केट में अभी भी कुछ लोग बिना मास्क के घूमते हैं। अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हो या इस बीमारी को, कोरोना को कंट्रोल करना चाहते हो, तो प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग मास्क लगाओ और प्रिकॉशन लो। भाई, बिना जनजीवन चले तो किसी का जीवन नहीं चल सकता, इसलिए आप इसको संपूर्ण रूप से इसका पालन करिए। और बच्चों को जो स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, उसका भी है कि बच्चे अपना जाएंगे, अपना भी जनजीवन, उनके भी एक तरीके से सोचिए, भले ऑनलाइन चल रहा है लेकिन एक कॉलेज में जाना और उस तरह, इससे बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप सब लोग इसका भलीपूर्वक इसका पालन करिए ताकि हम लोग जल्दी से अक्टूबर तक अपनी स्थिति सामान्य हो जाए। और हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो 1-2 महीना ये खत्म हो के हमारा जनजीवन पहले जैसा हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और तमाम कमेंट हमेशा की तरफ हेमा जी आने लगे हैं। और आप जब तक मैं जो है मीना जी से और पूनम जी से इसी बात को समझूंगा, अनलॉक 4 को समझूंगा कि जो गाइडलाइन आई है उसको कैसे हमें पार करना है, तब तक आप जो कार्मिक हैं दिल्ली से, शिल्पी हैं, और अभी शालिनी जी ने अपनी टिप्पणियां लिखी है उत्साहवर्धन के लिए। अपनी उपस्थिति जो है स्क्रीन से पीछे, अनुभूत के लोग और दिल्ली से एक छोटा कलाकार हमारी डिबेट से लगातार जुड़ा रहता है, उनको आप धन्यवाद रूपी अपनी जो है उनकी टिप्पणी के जवाब में अपनी टिप्पणी देंगी। जी मीना जी, वही बात आपसे समझना चाहते हैं कि कैसे अब अनलॉक 4 में कैसे क्या करना है और कैसे लोग कितना पालन करें, इसके लिए आपकी बात, आपके मन की बात और एक संदेश चाहिए। जी सर जी, हेमा जी ने बोला था कि अगर हमें ये अनलॉक 1 से ही अगर हम लोग फॉलो करते तो शायद आज इतने केसेस ना होते हमारे यूपी में। खासकर हमारे लखनऊ में इतने केसेस हो गए हैं जो अब कंट्रोल से बाहर दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी तो लगता है कि लोगों को इतना समझ में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं,
नो सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ पता नहीं हैंड वॉश भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो केसेस इतने बढ़ रहे हैं तो उनको समझना चाहिए। और जैसे हमें जो एहतियात बरतने के लिए बोला गया है कि अनलॉक 4 होगा, मेट्रो भी चालू हो जाएगी और ऑफिसेस तो चालू है ही, खाने पीने का आपको कुछ भी मतलब मॉल भी जा सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने सिनेमा हॉल और जो जिम हमें बंद करके रखे हैं, इसीलिए ताकि हम समझे कि अगर उन्होंने सब कुछ खोल दिया तो भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और माउथ जो हमें कवर करके रखने का जो एक निर्देश है उसको हमें फॉलो करते रहना है, तब तक कि जब तक कि हमें ये पूरी तरह से न बता दिया जाए कि कोरोना अब जड़ से चला गया है, अब आप पूरी तरह से फ्री हैं, जैसे चाहे वैसे अपना जीवन चला सकते हैं, निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको मजाक में समझेंगे, लाइटली लेंगे, जैसा अभी सब लोग चल रहा है, आराम से हेमा जी बता रही थी कि मार्केट में लोग बिना मास्क के चले जा रहे हैं, उनको लगता है कि सामने वाले ने मास्क लगाया है, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बचे रह सकते हैं, लेकिन अगर हम फॉलो करेंगे तब। जी जी, बहुत आपने अच्छी बात की। इसी बीच सबका जो है अनुभूत से जुड़े हुए लोग लगातार अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, इन टिप्पणियों को स्क्रीन पर ला रहे हैं। अभी अभी हम पूनम जी के पास जाना चाहते हैं। पूनम जी, अभी मैं जो बात हेमा जी ने कही, जो बात मीना जी ने कही, उसी बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं उन बातों से, और उन बातों में आप कितनी अपनी बात जोड़ना चाहते हैं? उसके साथ साथ एक अलग से प्रश्न आपको मैं स्क्रीन पर ला रहा हूं, और साथ ही साथ उन प्रश्नों के साथ साथ एक मेरी ये जिज्ञासा है, ये इसको प्रश्न न समझ करके स्त्री मन से एक जो पुरुष या समझ लीजिए एक जागरूक नागरिक, एक पत्रकार, एक सामाजिक चिंतक ये समझना चाहता है कि जैसे अब हेमा जी बता रही है, मीना जी बता रही है, सारे लोग कह रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं। पूनम जी, तो कैसे मानेंगे लोग स्वास्थ्य निर्देशों को? क्या कहता है स्त्री का मन कि WHO को, गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों को अनलॉक 4 में कैसे मानेंगे लोग? क्या योगी सरकार को डंडा चलाना पड़ेगा जनता की सुविधा के लिए मनमाने लोगों पर? क्या आप मानती हैं कि योगी का डंडा अब कोविड-19 के उल्लंघन करने वाले लोगों पर पड़े और वो जेल जाएं? क्योंकि अभी तक तो माने नहीं। अनलॉक 3 बीत गया, 4 है। 4 में कितनी कड़ाई करने की छूट पुलिस को देनी चाहिए व्यापक जनहित में? सवाल है स्त्री मन से। नमस्कार अरविंद जी, मैं पूनम कालरा, मैं लखनऊ को ही बिलोंग करती हूँ। और सवाल आपका ये बहुत अच्छा है कि कैसे लोग मानेंगे। और मेरा पहला तो पॉइंट ये है, जो कोविड-19 का जो अनलॉक, ये लॉकडाउन चल रहा है और अनलॉक जो 4 अब आया है दिशा निर्देशक के अनुसार, कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सरकार कभी भी बहुत लंबा लॉकडाउन नहीं चला पाएगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी उसके साथ जुड़ी हुई है। अगर ये लॉकडाउन ज्यादा चलेगा तो आर्थिक स्थिति भी हमारे देश पर एक संकट की तरह आएगी। तो इनको खोलना है, सरकार हमें नहीं सिखा पाएगी, ये हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कई कंट्रीज में मैंने ये देखा है कि वहां के लोग खुद जागरूक थे, वो मास्क लगा के, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके वो अपने आप को अपने ही एक सेफ जोन में लेकर चल रहे थे, तो वहां केसेस बहुत कम हो गए। न्यूजीलैंड इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वहां पर अब हार्डली कोई कोविड-19 का केस है। तो हमें भी इस चीज को जागरूक होकर समझना चाहिए कि अगर कोई महामारी या आपदा आज हमारे यहाँ आ गई है दुनिया में, तो अब उसको रखना नहीं है मेहमान की तरह, उसको थोड़े दिनों बाद भगाना है। तो भगाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो एक सेफ्टी जोन WHO ने या हमारे इधर डॉक्टर्स ने जो एक गाइडलाइन जारी करी थी, तो उन सब का हमको नियमों का पालन करना चाहिए। हैंड वॉश उसमें है, आपका सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना इम्पोर्टेंट है, जितना जरूरी हो उतना ही घर से बाहर निकलकर आप अपना कार्य करिए। और नेचुरली जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनका व्यवसाय है, वो लोग तो निकलेंगे ही बाहर। तो जब वो भी बाहर निकले तो वो अपना प्रॉपर एक सेफ्टी जोन में चले। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर सब लोग इसका पालन करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब एक आशा की किरण आएगी और हम लोग वापस पूरे
उसी जीवन पे चले जाएंगे जो आज तक हम लोग जीते आए हैं। और एक सवाल ये रहा है कि स्वास्थ्य निर्देशकों को योगी जी कैसे सख्ती करके या पुलिस वाले सख्ती कर कर ये काम करे। तो देखिए, पुलिस वाले भी पहले से सख्ती से ही काम कर रहे थे, या योगी जी ने भी बहुत सख्त गाइडलाइंस बनाई थी, बट आप कितने लोगों को उन पे डंडा चला सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। अब जैसे मैं ही हूँ, कभी मैं मार्केट निकलती हूँ कुछ लेने के लिए, तो मैं खुद लोगों को कहती हूँ आपके मास्क कहाँ हैं, तो लोगों ने जेब में रखे हैं, कईयों ने गले में लटका रखे हैं। तो मतलब उनको आप वो ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें टीचर बार बार मारेगी भी, सजा भी देगी, बट वो लोग सुधरते नहीं है। तो कई लोग उसमें हो सकता है कि जब सख्त रूल आए और तो वो मान सकते हैं, बट सारे उसके साथ चले, उस निर्देश के साथ ऐसा हो नहीं सकता। उसमें अपनी जागरूकता खुद लानी चाहिए, अपने आप को सेव करना है, अपने जीवन को बचाना है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि जीवन रहेगा तो आगे हर चक्र चलेगा, और जीवन नहीं रहेगा तो फिर वहीं पे उनकी दुनिया वहीं समाप्त हो जाएगी। तो उस चक्र को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। और जब ये ज्ञान सबको हो जाएगा कि हमारी सेफ्टी खुद हमारे हाथों में है, तो मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर के बाद या सितंबर के बाद हमें कहीं कुछ ज्यादा सुनने को मिले। धीरे धीरे ये खत्म ही हो जाएगा, बट हमारे खुद को जागरूक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और थोड़े से सख्त रूल हो जाए तो थोड़ा सा मतलब इसमें हेल्प हो सकती है, बट ये टोटली खत्म हो जाए तो ये किसी के डंडा करने से या किसी की सख्ती करने से ये कभी नहीं जा सकता। खुद नागरिक को जागरूक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी देखिए, आपने पूनम जी बहुत अच्छी बात कही कि हमको खुद जागरूक होना है, स्वतः जागरूकता बहुत जरूरी है। अब एक आपकी ही बातचीत से मेरे एक कौतूहल आया। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक मुझे व्हाट्सएप किया कि इस प्रश्न से रिलेट करके आपसे पूछा जाए, तो उस प्रश्न को मैं स्क्रीन पर ला रहा हूं। इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को देना है। पूनम जी, आपको भी देना। पहले आपके स्क्रीन पर मैं ले आया हूं, सब लोग पढ़ लीजिए। अब मैं जिसको स्क्रीन पर लाऊंगा वो कोशिश करके 60 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट में अपनी बात को इस पर रखे, रिलेटेड करते हुए। जिसका चेहरा स्क्रीन पर आएगा वो इसी प्रश्न का, इस जिज्ञासा का उत्तर दे। सबसे पहले मैं लाता हूं मीना जी आपको। जी मीना जी। जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो आजकल जो कोरोना काल चल रहा है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आई हैं, हम लोगों के मन में चल रही हैं, या बच्चों से लेकर के हैं, या किसी के बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। ये हम लोगों को असहज तो महसूस कराती हैं, लेकिन हमें एक तरह से ये एक स्वावलंबी बनाने के लिए, जैसा कि हमारा एक उद्देश्य हो गया है कि हम अपने आप को इतना मजबूत बना लें, इतना स्वावलंबी बना लें, और अपने हाथों में जो हुनर है उसको हम अपने हाथ इतना निखारें कि वो असहजता हमारे हाथों से बिल्कुल सरल हो जाए, और हम अपने पैरों पे खड़े होने के लिए भी बहुत उत्साहित हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, नहीं पढ़ सकते। ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उसमें उनको उतनी हेल्प नहीं हो रही है, तो हम लोग उसको बहुत ही सरल बनाने की कोशिश करते हैं। और अपने परिवार में जो भी बीमारियां आ रही हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, बाहर नहीं जा सकता है, तो हम उसको बहुत ही केयर करके सरल तरीके से उसको समझते हैं और उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं, और आपस में सामंजस्य बैठा कर रखते हैं। बस हम यही इस समय करने की कोशिश करते हैं सर। जी बहुत नहीं, मैंने मेरा जो आपसे मेरी जिज्ञासा थी आपने कही, वो रिलेट किया। लेकिन मेरा जो स्क्रीन पर भी प्रश्न है कि क्या जो पारिवारिक रिश्ते, जो बंधन होते हैं, यूथ है, मैं अभी यूथ सेशन में वो बच्चों ने बताया जिसमें जो है उन्होंने अपनी बात, अब मैं गार्जियन से समझना चाहता हूं। हम लोग समझना चाहते हैं
कि जो पारिवारिक रिश्ते बंधन एक फाउंडेशन होता है माँ की तरफ से, परिवार की तरफ से यूथ को, कि कहाँ गए थे, कब आए, कितना आए, क्या आप लोगों ने महसूस किया है कि उन रिश्तों और बंधन से यूथ कितना अच्छा उसको लगता है कि आप उसकी केयर कर रही हैं, या कितनी केयर करती हैं कि उसको अनइजीनेस फील होता है? ये समझना चाहते हैं कि बतौर एक अभिभावक, एक माँ, आप अपने बच्चों को इतना ध्यान तो नहीं देती हैं कि वो उस ध्यान देने से परेशान हो जाते हैं। सहज और असहज भाव का डिफरेंस, और खासकर कोविड-19 में सब लोग घर पर रहे तो वो परिस्थिति ज्यादा बनी। ये समझने है मीना जी आपसे भी, हेमा जी आपसे भी, पूनम जी आपसे भी। जी जी जैसे कि अभी मैं ये बता रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो युवा मन जैसे हमारी बेटी बीटेक में है और अरे सॉरी वो बीएलएलबी कर रही है, उसकी क्लासेस चल रही हैं। वो बीच बीच में उन लोगों का ऑफलाइन हो जाता है, फिर वो लोग अपना आपस में मैम चली गई और आप किसी से जुड़ गए, वो आपस में बात करने लगे या गेम करने लगे। तो हम लोगों का यही रहता है कि उनको लगता है कि मम्मी पापा का ध्यान हम लोगों पे लगा हुआ है और वो बचना चाहते हैं कि हम क्लास ना करें और बीच बीच में आप आपस में गॉसिप कर लें या गेम्स खेल लें। तो उनके मन में ये रहता है कि हमें ये लोग कंफर्टेबल नहीं रखना चाहते हैं, ये लोग हम लोगों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। हालांकि वो पढ़ते हैं, उन लोगों का मन लगता है, लेकिन मन तो भटकता है उनका। अगर वो बाहर जा रहे होते हैं तो उनकी क्लासेस 9 to 5 चलती हैं, लेकिन अभी वो जब घर पे हैं तो उनकी क्लासेस बहुत जल्दी बंद भी हो जाती हैं और उस बीच में वो समय निकाल करके गेम खेलना या कहीं और भी उनका मन भटकता है। तो उनको ये चीजें अच्छी तो नहीं लगती हैं बच्चों को कि हम लोग इंटरफेयर करें उनके बीच बीच में जा करके उनको टोके, क्योंकि वो हम लोगों के सामने है तो हमें उनको देखना ही है, इसलिए वो असहज महसूस करते हैं हम लोगों के इस सब व्यवहार से। बिल्कुल, आपने तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अपनी बात और बाद में करूंगा। अब पूनम जी, स्क्रीन जी पर वही जिज्ञासा है, एक एक पुरुष की जिज्ञासा है परिवार को सहेजने वाली स्त्री से, कि कैसे आखिर ये जो है सवाल फिर वही कि ये क्या है, ऐसे ऐसे तो कैसे चलेगा? जैसे कह दिया कि आप ख्याल रखती हैं बच्चों का और वो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे वन साइडेड थोड़ी ना चलेगा। आप ख्याल रखती हैं अपने बच्चों का, अपने छोटे भाई का, अपनी बहन का, तो उनको खराब लगता है, जी तो ये कहाँ दिक्कत है? ख्याल आप रख रही हैं और उनको लग रहा है दिक्कत, तो इसको जी समझाइए कि क्यों उनको खराब, प्रदीप जी, उनको ये बात दिक्कत कहाँ बहुत है, ये तो सही अच्छी है और बात है। प्रश्न प्रश्न भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी बच्ची भी अब टीनेजर उसमें आ गई है, तो नेचुरली अब वो 11th में है और एक हमेशा एक कहा जाता है ना कि जनरेशन गैप हमेशा रहता है। हमारे माँ बाप से हमारे बीच में एक जनरेशन गैप रहा, तो उनकी थोड़ी टोका टाकी कभी हमें भी बचपन में याद है कि जब हम लोग थोड़े से यंग एज में आए, हल्की उनका केयर था और हमारे को लगता था कि वो टोका टाकी है। तो एक बार मैंने भी थोड़ा सा प्रॉमिस किया अपने आप से कि मेरे भी बच्चे होंगे, मैं उन्हें स्पेस दूंगी, थोड़ा उनको फ्री करूंगी। बट वो कभी ना कभी, जिसको आजकल की युवा पीढ़ी कह देती है कि बहुत ज्यादा टोका टाकी है, एक्स्ट्रा हम लोगों के ऊपर बात करते हैं या हमें स्पेस नहीं देते हैं, वो एक कह लीजिए कि उनके लिए भी वो एक सुरक्षा चक्र होता है, उनके लिए एक अंदर से चिंता होती है। नेचुरली जब बच्चे कॉलेज में होते हैं, बाहर जाते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, एक टाइम के बाद जब एक टाइम हो जाता है उनका वापस आने पे, उस पे लेट होते हैं, तो उस पे माँ या जो उनके फादर हैं उन्हें कॉल करते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे दूसरे के फादर के या मदर का कॉल नहीं आया, मेरे फादर मदर का क्यों कॉल आ रहा है, तो वो कुछ ज्यादा हम पे हावी हो रहे हैं या कह रहे हैं घर वापस आ जाओ। तो वो उनकी सोच होती है, लेकिन इधर क्या होता है, उनका केयर होता है कि बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, वो जिज्ञासा माँ बाप के अंदर होती है। क्योंकि कहते हैं ना, चिड़िया जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं, चिड़िया के घोंसले से उड़ते हैं, तो चिड़िया और के जो मम्मी पापा वो बाहर साइड में बैठे होते हैं और वो गिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, उनको चींची करके बुला रहे हैं, वो तो चलो उनके साथ है। जब बच्चे घर से बाहर अपना स्टेप आउट करते हैं तो वो सामने नहीं होते हैं, तो तरह तरह के सवाल माँ बाप के अंदर भी आते हैं, जो कि मैं अभी इस सिचुएशन से गुजर रही थी।
और जब तक लॉकडाउन हो गया और बच्चे के बोर्ड्स हो रहे थे, तो लॉकडाउन ये तो रही बाहर जाने की बात, तो वो बच्चे उसको नाम दे देते हैं टोका टोकी। बट मैं एग्री करती हूँ कि एक टाइम के बाद हल्का सा स्पेस बच्चों को देना चाहिए आजकल के जमाने में, कि अभी तो आप नजर रख लोगे, कल को जब वो बीटेक करके या कोई भी कोर्स करके कहीं और जॉब में जाते हैं तो 24/7 आप उनके साथ नहीं होते हो, तो उनके साथ थोड़ा सा एक फ्रेंडशिप का रिलेशन, जिससे वो छोटी छोटी बातें भी आपको बोल दें और आप भी समझ जाओ कि नहीं मेरा बच्चा राइट पाथ पे है, रॉन्ग पे नहीं है। अगर रॉन्ग पे है तो वो अगर हमें बता रहा है तो हम उसे समझा सकते हैं। और जैसे कि अब एक लॉकडाउन हो गया है, तो लॉकडाउन में बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में है। कभी कभी स्थिति तनावपूर्ण भी होती है, अब कारोबार को लेकर, अपने कार्य को लेकर, जो स्पेशली माएँ हैं घर में, अगर सर्वेंट्स नहीं आ रहे हैं तो उनको वो सारा काम करना होता है, तो उसमें वो हल्का सा चिड़चिड़ापन, अगर वो ऑनलाइन क्लास करके हट रहे हैं और अगर व्हाट्सएप पर बैठे हैं तो भी लगता है कि क्या बात कर रहे हैं, जरा देखें क्यों फोन पे ज्यादा देर बैठ रहे हैं। तो बच्चों को ये फील होता है कि नहीं उन पे शक किया जा रहा है या उनका कुछ ज्यादा ओवर बर्डन उनके ऊपर हम लोग डाल रहे हैं। तो बट ये अगर पेरेंट्स की नजरिए से देखें तो ये एक उनके ऊपर कोई कहते हैं ना कि वॉच नहीं है, या ये नहीं देखना चाह रहे कि वो गलत है कि सही है, बट वो एक एक्स्ट्रा केयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बच्चों को बार बार बोलते हैं। क्योंकि मैं अगर बीटेक प्लेसमेंट ऑफिसर रही थी तो वहां पे बच्चे कॉलेज में आते थे और उसके बाद उनके पेरेंट्स बड़े कंसर्न रहते थे जब वो आके मीटिंग में मुझसे कहते थे कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, मैम क्लास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इधर उधर की बातों में या एक्टिविटी पे तो ध्यान नहीं दे रहा है। बट मैं उनको ये पर्सनली चाहती थी कि जितना चिंता माँ बाप को होती थी, उतनी चिंता उनके यंगस्टर बच्चों को भी अपने करियर के लिए होती है, अपनी पढ़ाई के लिए होती है। तो और मेन जो आप ये कहते हैं कि जनरेशन गैप हमेशा मुझे लगता है कि बना रहेगा, वो जनरेशन गैप बना इसलिए रहेगा क्योंकि पेरेंट्स की वो केयर होती है और बच्चों को ओवरबर्डन लगता है कि हमारे पे स्ट्रिक्टनेस है और हमें आजाद नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इस पॉइंट को थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए और मुझे लगता है अगर हम दोस्त रहेंगे तो हम ज्यादा एक दूसरे की बातों को समझ सकेंगे अच्छी तरीके से। और आपने कहा तो ठीक, जनरेशन गैप रहेगा, लेकिन जनरेशन गैप की बात में एक चीज आ जाती है पूनम जी। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो युवा मन के कार्यक्रम को खत्म करने के बाद बैठ करके घर में काफी और बच्चों से बात कर रहा था, तो ऐसे ही संदर्भ में कुछ बात हो गई हमारे अपने परिवार की, कुछ बुआ की फैमिली की, कुछ हमारे मामा के एक दामाद से, हमारी ममेरी बहन थी, हमारे जीजा थे, उनके बारे में ऐसे ही क्यों हो गई नहीं मालूम। तो मैंने वो बताया कि कैसे वो मेरा केयर करते थे, बनारस में रहते थे, लेकिन फोन की 11 बज रहा है, जल्दी घर पहुंचो। फिर मैंने एक घटना बताई अपनी छोटी बहन की शादी का। मैं शादी के कार्ड देने के लिए वहां था और मैंने कहा बस मैं पहुंच रहा हूँ 40 मिनट में। उनको ही मालूम, हमेशा लखनऊ आते जाते रहते थे। उस 40 मिनट के पूरा होने के बाद 41 मिनट में उनका फोन आया, लेकिन तब तक मैं गोमती नगर ही था, 10 साढ़े 10 बज रहा था। और मैंने उनसे स्वभाव का झूठ बोला कि मैं पहुंच रहा हूँ, बीबीडी के पास में हूँ। अब वो 22 मिनट बीबीडी से लगता है, 22 मिनट 23 मिनट हुआ, तब तक तो मैं सफेदाबाद। तो ये पूरा मैंने बताया, ये जुड़ाव था। और हम लोग जब रिलेशन में जाते थे, सबको मालूम है, तो यही नहीं मालूम रहता था, माँ के साथ जाते थे कि हम पहुंच गए सुबह, बस जितना जो पहले बार जहां पहुंचे मान अपने मामा के घर या चाचा के यहाँ परिवार में गए, लेकिन दोपहर में नहीं मालूम होता था कि हम कहाँ खाना खाएंगे। बस रात में होता था, शाम को होता था कि ढूंढ के कि सब छत पर सब करना है, सर्दी होती थी तो बड़े कमरे में इकट्ठा होना है। तो वो क्या कमी पारिवारिक संरचना के कारण आई है, उसमें हमने जब दुनिया मुट्ठी में है तो क्यों नहीं परिवार की महिलाएं, परिवार के सारे लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके अपने बच्चों को आज तक जोड़ पाई। तमाम ग्रुपों से लोग जुड़े हैं। इस बात पर युवा मन से हम अगले पर इसी पर समझेंगे। आज स्त्री मन के विमर्श से युवा मन के लिए एक विचार विमर्श करने का मिला, और मैं जितने भी युवा हमको सुने अभी या बाद में, वो अपने परिवार के लोगों से, अपने ममेरे फुफेरे या उनके पहले के, अपने पिताजी के, मामा के, बुआ के, उनके लेकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उससे कनेक्ट होइए। बैक टू रूट्स।
आप जड़ की तरफ जब जाएंगे, उस जड़ को सींचेंगे, उसको खाद पानी पहुंच देंगे, तो वृक्ष बहुत हरा भरा होगा और पुष्प भी मिलेगा, फल का छांव भी मिलेगी, हवा भी मिलेगी और खुशबू भी मिलेगी। और खुशबू की जब बात आ गई तो लोग कहते हैं कि अनुभूत से जुड़ने के बाद हमें खुशबू मिलती है, हम खुशी घर बटोर के लेके जाते हैं। और मैंने कहा बटोर के लेके जाते हैं, परिवार और समाज में भी बांटिए, लोगों ने कहा बांटते हैं। तो अब अनुभूत की हेमा जी आप हमारे स्क्रीन पर आ गई हैं और आप अब बताइए, सवाल वही जो स्क्रीन पर है, जो मीना जी ने पूनम जी ने बताया उसका जवाब आप बताइए। पारिवारिक रिश्तों बंधनों में कितना सहज या असहज महसूस करता है युवा मन? जी सर, जैसे जैसे उनके ग्रोथ टीनेजर आते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, छोटे में तो हम बच्चों को जो भी बात बताते हैं वो मन से मानते हैं कि ये काम कर दो या फिर इस तरह पढ़ाई करो, ये टाइम लिमिटेड, वो बस क्योंकि उनकी दोस्ती यारी उतनी होती नहीं है छोटे में। आप देखो कि 6-7 तक बच्चे 6-7 तक बच्चे आपके अंडर में रहते हैं, आप जैसे उनको गाइडिंग दोगे वैसे बच्चे वो करते हैं। जैसे वो 9th-10th में आते हैं, उनके फ्रेंड सर्किल, उनके काफी लोग मिल जाते हैं जिससे वो अपने बिजी हो जाते हैं। फिर उनको फैमिली की कुछ बातें उनको समझ में नहीं आती है। हाँ, बच्चे मानते हैं, ये नहीं कह रहे कि बच्चे नहीं मानते, लेकिन उनकी एक दूसरी दुनिया हो जाती है, एक फ्रेंड सर्किल हो जाती है। जैसे हम लोग महिलाएं घर का काम करने के बाद ये चाहते हैं थोड़ा सा अपने लिए फ्रेंड सर्किल से मिल ले, थोड़ी सी माइंड चेंज हो जाएगा और फ्रेश हो जाएंगे। उसी तरह बच्चों का भी होता है कि घर परिवार से निकल के एक फ्रेंड सर्किल में जाए, और वो अगर उनका आपने टाइम पढ़ने के लिए बांधा है, इस टाइम पढ़ाई करो, इस टाइम अपने फ्रेंड से बात करो, तो वो फॉलो करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उनका, जब वो अपने फ्रेंड से बिजी रहते हैं, आप उनको परेशान करते हो या उनको करते हो कि अब बस हो गया, आप चलो अपना काम करो, तब बच्चे इरिटेट होते हैं, फिर वो नाराज होते हैं कि जब देखो मेरे पर शिकंजा कसा जाता है। हमारे घर में मेरे 2 बड़े बेटे हैं, बड़ा बेटा सीधा है, छोटा बेटा थोड़ा सा चंचल है, तेज है, बट उसको ये लगता है कि मैं बड़े को मानती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप के लिए तो बच्चे सब बराबर ही होते हैं भाई। जो छोटा सुन लेता है, बड़ा जो कि उसके फ्रेंड सर्किल ज्यादा है तो वो फ्रेंड सर्किल में रहता है। मैं भी उसको कॉल करती हूँ, कहाँ हो, घर आ जाओ, इतनी देर हो गया, बस उसको आ रहा हूँ, 10 मिनट 5 मिनट ये लगा रहता है। लेकिन जब ये थोड़ी मतलब कि आपका 10 मिनट से आधा घंटा हो गया तो भी माँ जो है, माता पिता चिंता करते हैं, कॉल करते हैं, पूछते हैं कहाँ है। फिर भी एक्चुअली क्या होता है, इस उम्र में बच्चे थोड़ा सा पेरेंट्स से कुछ, ठीक है आप फ्रेंड सर्कल बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये जाहिर नहीं कि आपसे हर बार शेयर करते हो। उनकी अपनी भी एक पर्सनल चीजें होती है जो आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं। आप फ्रेंड सर्किल में वो रहते हैं, अगर आप उनको डांट भी रहो तो भी उनको बुरा लगता है कि मुझे क्यों डांट रहे हो, लोग मेरे फ्रेंड है, दोस्त, तो ये सब भी उनके ऊपर होता है। तो जैसे जैसे टाइम होता है आपकी बात सुनते हैं। अब जैसे लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन में बच्चे घर पे थे, हम लोग थे, तो बच्चे टाइमली मतलब खाना पीना सब चलता है, लेकिन पूरा टाइम इन्होंने मोबाइल पे गेम खेलना, दोस्तों से बात करना, बस हमारा ये रहता था मैं जो खाना बना रही हूँ सब लोग मिलके बैठ जाते थे, खाना खा लेते थे, अब चाहे दिन का चाहे रात को चाहे नाश्ता, पर पूरा टाइम तो लोग मोबाइल में ही थे। उस समय ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती थी, ऑनलाइन क्लासेस इधर 2 मंथ से चलने लगे। तो जो जो पूरा लॉकडाउन था, मार्च अप्रैल, उसमें लोग पूरा टाइम मोबाइल अपने फ्रेंड से ही जुड़े रहे। तो हम लोग ने भी यही सोचा कि जैसे हम लोग अपने पूरा एकदम बोर हो गए, तो बच्चों लोगों को भी एक चीज चाहिए। हम लोग अपने पे लेके देखते हैं कि हम लोग को जाने नहीं दिया जाता था, आज बच्चे चले जाते हैं, मान लो फोन है तो पूछ लेते हैं बच्चे कहाँ हो, पहले ये सब नहीं रहता था, इसलिए हम लोग को घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था। तो वो तो अपनी फ्रीडम चाहेंगे चाहेंगे। 9-10 के बाद बच्चे फ्री चाहते हैं कि आप उसपे ज्यादा बाउंडेशन ना करो, एक लिमिट, मतलब ठीक है उनका एक समय दे दीजिए पढ़ने का, खाने का, अगर उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो आप फिर उस पे शिकंजा कसने लगोगे। तो बच्चे वही थोड़ा आपका मानते, थोड़ा अपना मानते, पूरी तरीके से पेरेंट्स के नहीं सुनते हैं। अब ये देखिए, एक प्रश्न मैंने स्क्रीन पर हमारा आ गया है, फिर पूनम जी और मीना जी, आप दोनों लोगों के लिए ये प्रश्न है, आप दोनों के लिए। और ये देखिए मैं इसलिए ये बार बार हर विमर्श में पूछता हूं, क्योंकि मालूम चलना चाहिए, सबकी राय आनी चाहिए। मुझे लगता है एक डिबेट में
किसी ने कोई कारण बताया, कोई तो कई कारण होते हैं, तो हर कारण अगर लोग जाने तो भूत का परिवार शायद बढ़े। किसी को कोई चीज अच्छी है, किसी को कोई अच्छी लगती है। और जहां पर खुशियां मिल रही हो, जहां पर लोगों को तनाव से मुक्ति मिल रही हो, जहां पर प्रेम और बंधुत्व की भावना मिल रही हो, जहां पर लोग एक दूसरे के दुख सुख के भागी बन रहे हैं, बहुत अच्छा चित्रण आपके अनुभूति की ही अलका जी ने किया था। मैंने अपने एक विमर्श में उसको पढ़ा था जी। तो वो ये आनी बहुत जरूरी होती है। तो आप मुझे ये बताइए, आपका मीना जी, आपके सामने ये प्रश्न है मेरा, आपसे भी है, पूनम जी, दोनों लोगों से लिए, तो इसको आप बताइए। आप हम लोग के पास थोड़ा सा समय का अब चूंकि है 1 मिनट में, आप 60 सेकंड में बताने की कोशिश करिए। जी 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 मैं अनुभूति से ऐसे जुड़ी कि मैं घर में बोर हो रही थी, मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है करना। तो मैं एक दिन ऐसे ही गई और मैंने हेमा जी से कहा कि मुझे कुछ करना है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर के, पैरों को चलाने हैं मुझे, अपने डांस करना है। तो उन्होंने मुझे डांस सिखाया। फिर धीरे धीरे हम उनसे बहुत हमारी दोस्ती हो गई। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अनुभूति एक क्लब है और उससे जुड़ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसमें काफी एक्टिविटीज होती हैं, काफी लेडीज होती हैं जो बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड बन जाते हैं हम लोग। तो मुझे उसमें जुड़ने में कोई भी हिचक नहीं हुई और मैं अनुभूति से जुड़ गई। फिर जो हमारी जो फैमिली है उन्होंने मुझे देखा कि मम्मा या हमारी वाइफ बहुत खुश रहने लगी है, तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हाँ आप मम्मा, आप जाओ, आप वहाँ सीखो, जो भी आपको सीखने को मिलता है। आप अपना टाइम अच्छा बिताती हैं और बहुत एक्टिव रहती हैं इस वजह से। और बहुत खुश रहने लगी मैं, और मेरे स्वास्थ्य पे भी काफी फर्क पड़ने लगा। तो इस तरह से मैं अनुभूति से जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी जी, चलिए, बहुत आपने अच्छी बात बताई। आपकी इस बात पर मैं अपनी कुछ बात बाद में कहूंगा, और लेकिन सबसे पहले अभी पूनम जी की अभी इसी अपनी जिज्ञासा पर, प्रश्न पर, ये मेरा हर विमर्श में आप लोगों से, अनुभूति से जुड़े लोगों से प्रश्न रहता है कि और इसलिए रहता है कि जो तमाम लोग सुन रहे हैं, मेरे कुछ जानने वाले लोग ने सुना तो उन लोगों ने कहा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया, हम कैसे जुड़ सकते हैं। वो लोग और भी दूर दूर जगह, तो मैंने कहा वो बात की बात है, लेकिन कभी आप लखनऊ आएंगी तो आपको अनुभूति के लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, और कोई कार्यक्रम होगा आप उसमें शामिल होइएगा, तो लोगों को दायरा बढ़ता है। पूनम जी बताइए, आप अपना अनुभव साझा करिए। जी, मेरा तो अनुभव ये है कि जैसे मैं अनुभूति से जुड़ी तो मुझे लगा कि मैं वापस अपने बचपन में चली गई। बहुत केयर फ्री, केयरलेस, कोई टास्क है फटाफट करना, मतलब बहुत सारे दोस्त मिले। और एक अच्छी सी बात हेमा की ये है कि हेमा, जैसे हेमा है तो वो जो हे और माँ को अलग कर दीजिए, तो उन्होंने अनुभूति के सारे बच्चों को एक ही जैसे कहते हैं ना, सूत्र में पिरोया हुआ है। सब इक्वल है, जहां जो गलत है मुंह पे बोल दिया गलत हो, और जहां सब अच्छे हैं तारीफ कर दी खूब अच्छी तरीके से, और सबको बहुत इक्वल आई से देखती है। तो शायद ये उनकी एक बहुत अच्छी खासियत है। और प्लस उन्होंने, मतलब काफी मैंने देखा है लेडीज जो अपने ज्यादा कष्टों से घिरी थी या अपने पारिवारिक कष्टों से घिरी थी, उनके पास आके वो एकदम बच्चे बन गई। उन्हें लगा कि शायद किसी का हाथ उनके सर पे आ गया है, और वो जो है मार एकदम खिल गए बिल्कुल बच्चों की तरीके से। और नेचुरली एक बचपन वापस उन्होंने लौटा के दिया है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो टास्क हैं, जिसमें आपने अभी एक प्रश्न में लिखा कि पारिवारिक योगदान, तो एक टास्क था अम्ब्रेला वाला, उसमें आपको चश्मा लगा के, अम्ब्रेला लगा के आपको एक फोटो देनी थी। तो मुझे अम्ब्रेला नहीं मिल रहा था, और सडनली मेरी बेटी ने खैर मुझे अपने गॉगल्स तो दे दिए, पर मेरे हस्बैंड दौड़ के गए और उन्होंने मुझे अम्ब्रेला ला के दे दिया। तो ये किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक घर की खुद की नारी खुश रहती है तो वो सारे परिवार को खुश रखती है। तो अगर एक तरीके से हमारे अंदर भी एक बच्चा है जो किसी ना किसी स्थिति से, सारी नारी के अंदर एक बच्चा होता है, बट जिम्मेदारी के हिसाब से अपने आप को बड़ा प्रूव करना, करते हुए सारी जिम्मेदारी लेते हुए, उनका वो बच्चा जो अंदर दिल में है वो कहीं छुप जाता है। तो बट अब जो है ये इनसे मिलने के बाद, अनुभूति में आने के बाद, एक तो पहला प्लस पॉइंट, आपको इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले, और दूसरा आप अकेला कभी महसूस नहीं करते हैं। जब आपको भी किसी चिंता का वो विषय आता है, तो मैं फ्रीली हेमा से पूरी बात कर लेती हूँ, और हेमा ने कई बार मेरी बहुत मदद करी है।
चाहे वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाना हो, चाहे मेरे साथ बैठकर कोई मेरी परेशानी है उसको सुनना हो। तो एक कहते ना, हे माँ, एक माँ की तरह जिम्मेदारी से उन्होंने मेरे को तो बहुत सपोर्ट किया, और मेरी तरह कई लेडीज को भी बहुत सपोर्ट किया है। तो मतलब मैं तो चाहती हूँ कि अनुभूति में आना मेरे लिए शायद जीवन का वो बहुत अच्छा पल होगा जब मैंने एंटर किया, और एक अच्छे दोस्त मिले जिनसे आप कभी कई बात पति से शेयर नहीं कर सकते हैं, बच्चों से तो नेचुरली नहीं कर पाते, तो एक अच्छा दोस्त चाहिए जिससे आप उससे अपनी दिल की बात कह सके। तो वो अच्छा दोस्त मुझे अनुभूति से मिल गए, और उनसे जुड़े हुए बहुत अच्छे दोस्त अनुभूति से मिल गए जिनसे हम अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं। और नेचुरली लॉकडाउन में, जो कि बहुत ही प्रेशर वाला एक समय गया है, उसके बीच में भी हमने बच्चों की तरह खूब गेम खेले हैं, और बड़ा अच्छा लगा। उसमें मेरी बच्ची को बहुत अच्छा लगता है कि मम्मा का अगले दिन ये टास्क है, तो फटाफट जो है ये देखो क्या टास्क मिलने वाला है, हर चीज रख लो। और टास्क के पहले दिन से मेरी बेटी ने मुझे मतलब गाइड किया कि मम्मा बिंदी भी रख लो, चूड़ी भी रख लो, सब कुछ रख लो, पता नहीं कौन सा टास्क आ जाए, तो फटाफट उस टास्क को आप कंप्लीट कर लो। तो मतलब अच्छा लगा। और हमें बड़ा, जो स्माइल आप मेरे फेस पे देख रहे हो ना, वो इनर स्माइल है, वो ऊपर की कोई बात नहीं है। जी। नहीं पूनम जी, आप आपको किसी ने जोड़ा अनुभूत से, आप इतना अच्छा फील करती हैं, आप मुस्कुराहट का राज अनुभूत को बता रही हैं। अनुभूत से और लोगों को जोड़िए ना, सबको, सबके चेहरे पर खुशी आए। बात अपने खुशी जुड़ रहे अपने ही सब दामन जुड़ रहे हैं। आप देखिए सभी बहुत खुश रहते हैं, और कभी कभी हेमा खुद परेशान हो जाती है कि तुम लोग इतना और हंसते लोगों को, रहते, अच्छा इतना हंसते रहते। देखिए सरिता जी का एक बहुत अच्छी टिप्पणी आई है जो युवाओं को समझाइए। सरिता जी ने लिखा है, हम लोग अपने समय में पापा की नजर से डरते थे, अब बच्चों में पापा से दोस्ती होती है। इतना कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप तो खत्म हुआ है, कैसे समझाएंगी? अब मीना जी आप तैयार रहिए। सरिता, देखिए मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ, बड़ी प्रैक्टिकली बात है कि अभी भी पूरी मतलब अगर आप समाज में जाइए तो वो कहीं ना कहीं आपको जनरेशन गैप मिलेगा ही, क्योंकि जो थोड़े से भी एजुकेट हो गए हैं, पेरेंट्स भी एजुकेटेड हो गए हैं, थोड़ा सा माहौल का प्रभाव पड़ा है, आजकल का माहौल जिस तरह से चल रहा है उस हिसाब से, मतलब अगर आप एज ए पेरेंट मुझे लीजिए तो मैंने भी कभी भी बच्चों पे कोई रोक टोक नहीं करी है, कभी भी नहीं, उसके साथ हमेशा फ्रेंडली बिहेव किया है। बट मेरे संपर्क में भी कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें मैं खुद कहती हूँ कि यार मत इतना टोका टाकी करो या मत उनको करो, उनका दोस्त बनोगे वो हर चीज आपसे शेयर करेंगे। अगर वो कभी गलत भी हैं तो, या गलत राह पे भी हैं, तो आप कभी उनको डांट कर ये मत करो, क्योंकि कल को वो आपको नहीं बोलेंगे कि इससे तो हमें डांट पड़ती है। वो अपने फ्रेंड से बात करेंगे, अब फ्रेंड भी उनकी एज का है तो उनको सलाह भी वो उसी एज के हिसाब से देगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि जनरेशन गैप बिल्कुल मिट चुका है, तो यहाँ पर एक मेरे को है कि मैं इतने लोगों से मिल रही हूँ कि जहां पर अभी भी वो जनरेशन गैप का वर्ड इस्तेमाल होता है, और वो नेचुरली उनमें गैप होता है पेरेंट्स और बच्चों में। तो इसके लिए थोड़ा सा सबको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। पहले समाज क्या था, उसमें इतना वास्ट समाज आज जितना हो गया है उतना पहले नहीं था, सब कुछ लिमिटेड था, तो बच्चे बाहर भी कम जाते थे, साथ में रहते थे, समाज का की जो गतिविधियां आजकल नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, तो उसमें उस समय भी रही होंगी पर एक्सपोजर ज्यादा नहीं था। बट आजकल एक्सपोजर ज्यादा है, सब कुछ है, तो उसमें मेरा तो ये मानना है कि एक जनरेशन गैप को तो मिटा देना चाहिए, क्योंकि आप दोस्त रहोगे तभी वो बच्चे, जो आपने वृक्ष की बात कही है, उसका रिजल्ट हमें वृक्ष की तरह ही खिलते हुए और खुशबूदार मिलेगा। जी चलिए, बहुत आपने अच्छी बात बताई, हम लोगों ने सुनी और समझी। अब ये जो सरिता जी ने जो कहा जी, मैं मीना जी देखिए, हम लोग ये, मैं ये चाहता हूं कि सरिता जी ने जो कहा हम आपसे भी समझना चाहते हैं कि जब पहले पापा से हम लोग डरते थे और अब पापा लोगों से दोस्ती है, तब अब बात कौन सी ऐसी रहती है कि अब ये देखिए, ये सवाल युवा मन में उठेगा। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोगों के घर में जो बच्चे थोड़ा सा ये समझते हैं कि टोका टाकी ज्यादा होती है, बात हो रही, उनको हमारे युवा मन के पिछले कार्यक्रम दिखाइए, हमारे वाल पर पड़े हुए हैं, लगातार होंगे, या कोई चाहता है बात करना अपनी बात तो उसको कार्यक्रम से जोड़िए। हेमा जी लगातार हमको जो है
जो ऐसे लोग जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ रही है, सबकी बात आ रही है। तो सरिता जी की टिप्पणी पर हम चाहते हैं कि आप बताइए। जी सर, मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन मैं और भी लोगों को देखती थी कि वो अपने फादर से बहुत डरते थे, कुछ भी शेयर नहीं करते थे। जब उनके फादर आते थे तो वो बहुत डरे सहमे से रहते थे कि पापा आ गए, अब सिर्फ पढ़ाई दिखाना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, या मतलब बहुत आइडियल बच्चा दिखाते थे। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा है कि फादर को पता है कि बच्चे बहुत टाइम बिजी रहते हैं, सिर्फ उनको पढ़ना है या कोचिंग जाना है या कुछ भी करना है, तो माँ बाप से या फादर से छिपा नहीं है कि बच्चे हमारे कितनी मेहनत करते हैं। तो वो जितना भी टाइम वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इतना फ्रेंडली हो जाए कि बच्चे का टेंशन दूर हो जाए और हम उन्हें गाइड कर सके कि अगर वो कुछ शेयर करना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, तो हम उन्हें बताएं कि बेटा कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी पढ़ाई से दिक्कत है या कोचिंग में दिक्कत है या कहीं जाने की दिक्कत है, अगर तुम्हें किसी फ्रेंड के घर जाना भी है, कहीं जाना है, तो मैं तुम्हें ले चलूंगा, मेरे साथ चलना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले डांट के बैठा देते थे कि कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठना है, और उसको बोल दो कि हमें मतलब इनवाइट ही ना करे कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत पड़े। पहली बात, पहले तो इतना था भी नहीं कि कोई किसी को बुलाता था, किसी के घर किसी के जाना आना भी बहुत कम हुआ करता था। लेकिन आजकल के दौर में है कि माँ बाप ये सपोर्ट करते हैं कि अगर तुम्हें किसी के घर जाना है, बर्थडे पार्टी है या कोई भी पार्टी है या कुछ भी है, कहीं कोचिंग के लिए भी जाना है, तो वो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को टाइम दे करके समय निकाल के जाते हैं। इवन मदर्स भी अब तो ड्राइव करने लगी हैं और अपने बच्चों के साथ पूरा टाइम देती हैं, उन्हें लेके जाती हैं, और बच्चों के मन में ये डर अब नहीं है कि मम्मी से कुछ कहना है तो वो बहुत हिचकते नहीं है। हेजिटेशन बहुत कम हो गई है बच्चों की, वो इसीलिए क्योंकि बच्चों के साथ माँ बाप का एक जो तालमेल है वो अब बैठने लगा है। पहले थोड़ा सा डिसिप्लिन क्या बोले उसको, एक बड़ों का प्रेशर होता था, बड़ों का, हाँ, दादी बाबा का भी प्रेशर होता था कि तुमसे कैसे बात करता है, या अपने बच्चे को समझाते नहीं हो, उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ये चीजें पहले बहुत बहुत होती थी, बहुत प्रेशर बनता था बड़े बुजुर्गों का कि अपने बच्चे को दबा के रखो, नहीं तो वो सर चढ़ जाएगा। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है, बच्चे समझते हैं कि मम्मी पापा मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, वो अपने पापा मम्मी की फीलिंग्स को बहुत अंदर तक फील करते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। बहुत कम ही होता है जब बच्चे बहुत अलग सा बिहेव करते हैं, मतलब एकदम से एग्रेसिव होते हैं, वो एक अलग ही कोई केस होता है तब उसमें करते हैं, अदरवाइज बच्चे बहुत समझदार होते हैं। यही समझने की जरूरत, यही संवाद की जरूरत है। जैसे पूनम जी ने भी कहा और तमाम आपके अनुभूत के लोगों, यही मैं बार बार कहता हूं कि वैचारिक प्रवाह बना होना चाहिए साहित्यिक भाषा में। जब हवा ठहर जाती है तो हमें गर्मी लगने लगती है, उसी तरह विचार और संवाद रुकने नहीं चाहिए। अगर विचार और संवाद रुकेंगे तो रिश्तों में गड़बड़ियां पैदा होंगी। अब देखिए, कंचन ने संदेश दिया, मीनाक्षी जी ने दिया, आपके तमाम लोग, ममता जी ने अनुभूत की जय हो, सरिता जी ने, फिर तमाम लगातार अनुभूत से जो जुड़ जाता हो यही का हो जाता है। बिल्कुल, जो जुड़ जाए वो और लोगों को जोड़ता भी रहे। अब देखिए, एक स्क्रीन पर एक बात है जो आई है साहिल भाई के द्वारा, जो कि रेडियो जॉकी हैं, आरजे साहिल जी हमारे कार्यक्रमों को लगातार देखते हैं समय निकाल करके। आजकल भारत सरकार के एक प्रोजेक्ट में होने के बावजूद 1 से 2 का कार्यक्रम साहिल भाई आप समय निकाल के देखते हैं, इसके लिए आपका जनपक्ष की पूरी टीम की तरफ से, अनुभूति परिवार की तरफ से, बाल मन से जुड़े हुए युवा मन से और स्त्री मन से सारे लोगों की तरफ से आप जैसे साथियों को भी धन्यवाद, जो पर्दे के स्क्रीन के पीछे रह के सारे लोगों का उत्साह वर्धन करते हैं। ये जो लिखा हुआ है, आज का युवा वर्ग भावनात्मक रूप से कमजोर होता जा रहा है। दरअसल टेक्नो युग ने सेंटीमेंट का डिजिटलीकरण कर दिया है। इस तरह की टिप्पणियां ही मुझे आगे विमर्श का विषय देती हैं। लेकिन हेमा जी, इस पर मैं आपकी राय लूंगा, लेकिन इस आपकी राय के पहले मीनाक्षी चौधरी जी का एक
मुझे भी लगता है कि पहले के समय में बच्चे ज्यादातर घर में रहते थे, लेकिन आज माता पिता की भूमिका कुछ बढ़ गई है, दोनों लोगों की भूमिका बढ़ी है, और इसी भूमिका को संजोए रखने में कामयाब होती है स्त्रियां और बनता है परिवार। नहीं तो सबका एकल जीवन और अलग। यही समझाना है बच्चों को, युवाओं को, कि परिवार का मतलब होता है एक दूसरे की भावनाओं की अनुभूति से जुड़ना। तो सीधा जो है, अब साहिल भाई के प्रश्न पर या उनका सोचना है, साहिल भाई का मन है कि युवा जो है भावनात्मक रूप से कमजोर हुआ है और वो उसका सेंटिमेंट भी डिजिटलीकरण हो गया है। हम बात तो करेंगे इस पर, लेकिन आज आपसे समझना चाहते हैं हेमा जी कि ये कैसे दूर किया जाए, बच्चों को भावनात्मक रूप से परिवार, रिश्तेदार और समाज से कैसे जोड़ा जाए, इस विमर्श की शुरुआत कैसे हो, स्त्री मन क्या कह रहा है? सर, हम पहले की बात करें तो पहले हम भाई बहन काफी होते थे। आज के जनरेशन में 2 ही बच्चे रह जाए तो माँ बाप ज्यादा अपने बच्चों पे ही ध्यान देते हैं, बच्चे कहाँ जा रहे क्या कर। ऐसा नहीं कि बच्चे, युवा जो है अपने माँ बाप से दूर है, सब पास रहते हैं। अच्छा बुरा जो भी होता है, अगर उनको समझ में नहीं आता वो अपने भाई से, अपनी मम्मा से शेयर करते हैं। और पहले क्या होता था, बच्चों लोगों से पूछा ही नहीं जाता था आपकी फीलिंग क्या, आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर हमें डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर। आजकल कोई प्रेशर नहीं बच्चों पे, जो बच्चों की इच्छा होती है पेरेंट्स उसके आगे आते हैं कि आपको जो करना मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर? पहले जबरदस्ती लोग, मतलब जिसकी भी इच्छा जिस भी उसमें जाने का ना हो, फिर भी लोग चले जाते थे, क्योंकि वो माँ बाप की सम्मान करते थे कि भैया मेरे माता पिता की ये इच्छा है, उनकी पूरी करते हैं। लेकिन आजकल माँ बाप ही बच्चों की फीलिंग को और उनकी करियर के बारे में उन्हीं से पूछते हैं कि वो किसमें कर सकते हैं। इसलिए मैं तो चाहती हूँ पहले से अब ज्यादा ही अच्छा हो गया है। पहले आजकल के लोग माँ बाप को भी लेके चलते हैं और जो सही या गलत तो पेरेंट्स ही बताते हैं, और बच्चों को कभी प्रॉब्लम होती है तो वही संभालते हैं किसी भी चीज में। तो हमें नहीं लगता है कि कुछ बच्चे दूर हो गए हैं या जो भी है उनकी अपनी प्रॉब्लम या पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन हमें लगता है अधिकतर काफी 80-90% लोग हैं जो आजकल माँ बाप बच्चों से जुड़े ही रहते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा माँ बाप बच्चों से जुड़े रहते हैं वो एक पक्ष था। सवाल साहिल भाई ने दूसरा उठाया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे भावनात्मक रूप से कमजोर हो गए हैं और वो डिजिटलीकरण हो गए हैं। आप इसी विमर्श में बस सर उनको प्रेशराइज ना करिए, उनको आप प्रेशराइज ना करिए, उनकी फीलिंग भी समझिए और अपनी। आपने ही स्वीकारा कि अब परिवार युवाओं को जो उनका मन होता करने देता है, तो अब युवाओं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो परिवार के अपने गार्जियन की बात क्यों नहीं मानते हैं। केवल उनकी थोड़ी ना चलेगी, केवल युवा मन थोड़ी ना चलेगा। चलाने के लिए परिवार, जैसे कोई पेड़ होता है तो उसकी अपस्थानिक जड़ें, अब देखिए अपस्थानिक और मूसला जड़ें दोनों को समझना पड़ेगा। जो मूसला जड़ें होती हैं वो उखड़ जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती हैं, वो केवल एक बार भोज की होती है, मूली गाजर ये। लेकिन अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो इतनी गहरी होती हैं, चाहे बरगद हो चाहे धान का फसल हो, कि अगर वो उखड़ती भी हैं तो वो नए सृजन के लिए उससे बीज मिलता है और वो तमाम लोगों के पेट भरती हैं। समझना यहीं पर होगा कि परिवार में सबके मन का जो उचित बात हो वो हो। हम लोग इसी विमर्श को अब युवाओं के पास ले जाएंगे कि एक तरफ माएं कहती हैं कि आपके हिसाब से चलते हैं, कुछ माएं कहती हैं कि पहले डर लगता था, कुछ माएं कहती हैं कि बच्चे अब सुनते नहीं हैं। आपको जब छूट मिली है तो उसका आप बेजा फायदा क्यों उठा रहे हैं? अगर प्रमुखता से युवा मन में यही होगा, जुड़ेंगे युवा, उत्तर भी देंगे, अपनी बात भी बताएंगे कि हम क्यों अपने मन की करते हैं या हम नहीं करते हैं। माएं गलत कह रही हैं। साथ ही साथ एक आवश्यक सूचना दे दूं, कल 1 बजे आप सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा। कल एक व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों आयोजन हमारे द्वारा आयोजित है। अनुभूत परिवार से जितने लोग भी हैं जुड़े हैं, हेमा जी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट के ऊपर करना चाह रही हूँ। जो ये कोविड, अभी स्क्रीन पर ला रहा हूँ, ये
कल 1 बजे सभी लोग रहिएगा। और वो बात होनी है विकास और प्रशासन, विकास, डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो अगर अनुभूत परिवार से कोई डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी बात रखना चाहता है तो उसकी आप हमें सूचना हमें जानकारी दे दीजिएगा, उसको हम कर लेंगे। और लास्ट कमेंट आपका, आप जो कहना चाहती हैं सिंगल स्क्रीन पर आकर के कहिए जी। मैं ये कहना चाहती हूँ और ये लोगों से पूछना चाहती हूँ जो गवर्नमेंट कर रही है कि आप कोविड-19 इसकी जांच कराइए। मेरे खुद जानने वाले लोग हैं, उनको बाहर जाना था, बाहर उनका बिजनेस था, वो आगरा में रहते, उन्होंने हॉस्पिटल जाके अपनी चेकअप कराया और अपना रिपोर्ट लेके आए। उस रिपोर्ट से वो एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से उनको मतलब जाने नहीं दिया, बोले कि ये आपका मान्य नहीं है रिपोर्ट, ये आपको कोई भी ऐसे कागज बना कर ला देंगे। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनको रिपोर्ट मिली थी और वो वहां से उनको वापस कर दिया, उनका टिकट भी मतलब कैंसिल हो गया, वो जा नहीं पाए, बहुत परेशान हुए, तो उनको दिल्ली से करना। मैं ये कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट जो भी कुछ करे, भाई परेशानी सभी के साथ है, लेकिन इस समय जो परेशानी उसमें कोई भी चीज आप सही दीजिए, किसी को गलत क्यों दे रहे हैं? भाई किसी को परेशानी आपके पास जा रहा है, आप उसको सही नसीहत दीजिए, सही रिपोर्ट दीजिए कि बंदा मतलब जो है वो सही। वो एक्चुअली क्या हुआ, एयरपोर्ट वाले ने उनका इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनके मोबाइल पे वो मैसेज नहीं आया था कि आपका ये रिपोर्ट है, और उन्होंने दिल्ली से कराया तो दिल्ली से उनके मोबाइल में रिपोर्ट आ गया, इसलिए वो दिल्ली से फिर करके फिर जा रहे हैं। आपकी प्रश्न, आपकी जिज्ञासा और आपकी बात में ही आपने उत्तर दे दिया। डिजिटल इंडिया में या पहले भी अगर हमारे आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पुश्तैनी जमीन का अगर खतौनी हमारे पास नहीं रहता था, जो 2 रुपए का उस समय मिलता था, तब वो जमीन विवादित घोषित हो जाती थी। तो कोविड-19 के संक्रमण काल में जो विदेश यात्रा भी कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, अगर उनके पास मोबाइल में मैसेज सेव नहीं है तो इतना बड़ा खतरा है। तो ये तो हॉस्पिटल से आना चाहिए ना सर, हॉस्पिटल से कुछ नहीं आया मैसेज। स्तर पर व्यक्ति, हमको आपको समझदार बनना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट हमको सहेज के रखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट तरफ से मैसेज ये आया कि अगर हमने रिपोर्ट नहीं पूछ रहे हैं, अगर उन्होंने तुरंत स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय को अपनी बात ट्वीट कर दी होती तो समाधान हो जाता। हमारे भी जानने वाले लोग बाहर से आए थे, दिक्कतें हुई, वो ट्वीट किए और उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोऑपरेट किया। 12-12 घंटे बाद पूरी स्क्रीनिंग होने के बाद उनको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करने के लिए आ गया, वो लोग रहे। यही व्यवस्था हमको सामान्य जीवन की तरफ ले जाएगी। नहीं, अगर हम छूट लेते रहेंगे, छूट देते रहेंगे तो कोविड-19 एक भयावह राक्षस की तरह। नहीं तो जांच की रिपोर्ट दीजिए ना, जैसे हम नहीं कहीं गए, हमारी जांच की रिपोर्ट हमारे मोबाइल पे आ जाती है, लेकिन हम तो गए नहीं, तो ये भी तो गलत है। कोई बंदा कहीं रिपोर्ट जांच के लिए नहीं गया, उसके रिपोर्ट आ जा रहा है उसके मोबाइल पे, ये भी तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो नहीं होना चाहिए वो अलग है, लेकिन किसी 1-2 लोग, अगर मान लीजिए वो फॉल्स रिपोर्टिंग होती और वो संक्रमित होते तो बहुत लोगों को फैलती, बस सब लोग परेशान हैं। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट होते, हम हॉस्पिटल की कमी, हम हॉस्पिटल कमी दे रहे हैं, हम एयरपोर्ट की कमी नहीं दे रहे हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कमी दे रहे हैं। हॉस्पिटल की बहुत है। ठीक होने के बाद हॉस्पिटल के करप्शन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। अभी बात केवल ये है कि स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा से बढ़ के हमारी यात्राएं नहीं होनी चाहिए। अगर यात्रा बाधित हो रही है तो उसको स्वीकारिए, 1-1.5 महीने में ठीक हो जाए, खुल के घूमिए, फिर मिलेंगे स्त्री मन में अनुभूत के लोगों के साथ जल्दी।